जूलॉजी के लिए पूरा जो हमारे साल भर में यकीन 2.0 का रोड मैप रहेगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने शायद 12th के साथ नीट दिया है, कई लोगों ने 1 साल ड्रॉप लिया है, कई लोगों ने 2 साल ड्रॉप लिया है। किस तरीके से बेटा हमें तैयारी करनी है, कैसे हमें अपने आप को बेटा यहाँ से आगे बढ़ाना है, कैसे हमें बेटा इफेक्टिवली पूरे साल भर तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बेटा गिल्ट मोड से स्टार्ट मत कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड से स्टार्ट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों। और आज मैं आप लोगों से खास करके जो वापस से एक बार फिर नीट की तैयारी करने की हिम्मत कर रहे हैं, नीट 2026 की तैयारी करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, मैं खास करके बेटा उन बच्चों के लिए लेके आई हूं। जूलॉजी के लिए पूरा जो हमारे साल भर में यकीन 2.0 का रोड मैप रहेगा। किस तरीके से बेटा हमें तैयारी करनी है, क्या चीजें हमें इस साल के 2025 के एग्जाम से लर्न करनी है, कैसे हमें अपने आप को बेटा यहां से आगे बढ़ाना है, कैसे हमें बेटा इफेक्टिवली पूरे साल भर तैयारी करनी है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगी, क्रिस्प तरीके से आपको बताऊंगी कि हमारी तैयारी का कैसा मोड रहने वाला है थ्रू आउट द सेशन। सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी हुई है, जो मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ लिखे ना, हम सिर्फ बोले ना, हम सच में उसे एक्सेप्ट करें। और मैंने लिखा है स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस नॉट गिल्ट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस वक्त में गिल्ट महसूस हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने शायद 12th के साथ नीट दिया है, कई लोगों ने 1 साल ड्रॉप लिया है, कई लोगों ने 2 साल ड्रॉप लिया है। तो बेटा अगर आप वापस से हिम्मत कर रहे हैं या आप बेटा ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं और आप यकीन 2.0 से अपनी जर्नी को वापस से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा गिल्ट मोड से स्टार्ट मत कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड से स्टार्ट कीजिए। और एक्सेप्टेंस इस चीज का होना चाहिए कि नीट 2025 का पेपर अनप्रेडिक्टेबल था, आपके लिए भी हमारे लिए भी अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। सबसे पहले इसकी एक्सेप्टेंस लाइए। एंड यस, पेपर लेंदी था और जिस कारण से ऐसा टाइम प्रेशर हुआ जो आपने हो सकता है यूजुअली आपके टेस्ट जो दिए होंगे उसमें वैसा फील नहीं किया होगा, जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। और अगर मैं सिर्फ बेटा बायोलॉजी सेक्शन की बात करूं या जूलॉजी सेक्शन की बात करूं तो पेपर मॉडरेट था लेकिन डेफिनेटली लेंदी था। और ये कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी बेटा पेपर को लेके, आप उतना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। प्लीज अब अगर बेटा आप गिल्ट मोड से ही शुरुआत करेंगे तो ये जर्नी की सही शुरुआत नहीं होगी बेटा। अगर आप वापस से हिम्मत कर रहे हैं ना कि आपको वापस तैयारी करनी है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेके आइए कि ठीक है, जो पेपर हो गया वो हो गया है और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इन रीजंस की वजह से रहा होगा। और अब हमें एक नई शुरुआत करनी है, एक बेटा बेहतर शुरुआत करनी है। और जो भी चीजें हमने पास्ट में देखी उससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। कैसे हम बेटा इफेक्टिवली नीट 2026 की तैयारी करें कि पेपर कुछ भी आए बेटा, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, कैसा भी पेपर आए, हम उसे बेटा क्रैक कर पाए। हमें इस चीज के लिए इस साल बेटा तैयार रहना है। और मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी जो मेरे को देख रहे होंगे उनके मन में एक डाउट होगा, डिफिकल्ट तैयार करवा दो मैम, डिफिकल्ट पढ़ा दो मैम, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा दो मैम, डिफिकल्ट चीजों की तैयारी करा दो। बेटा किसी को नहीं पता है कि 2026 में कैसा पेपर आएगा या 27 में कैसा पेपर आएगा या 25 में कैसा पेपर आया, ये किसी को नहीं पता। कि आप डिफिकल्ट तैयार कर रहे हो तो इजी पेपर आ जाए, इजी तैयार कर रहे हो तो मॉडरेट आ जाए, मॉडरेट तैयार कर रहे हो तो कुछ और पेपर आए। आपको डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं करनी है बेटा, आपको ऐसी पढ़ाई करनी है। और सिर्फ नॉलेज वाइज नहीं बेटा, आपका टेम्परामेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अदर देन योर सब्जेक्ट नॉलेज, सब कुछ टेस्ट हुआ है बेटा। इस एग्जाम में सब कुछ आपका टेस्ट हुआ है। आपको
तैयारी इफेक्टिव करनी है बेटा, चाहे पेपर कैसा भी आए, आप उस पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, आपको उसकी तैयारी करनी है। आप डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बेटा अटेम्प्ट कर पाओ, हमें उसकी तैयारी करनी है। मैंने क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, तो मैं उस चीज पर भी जरूर बात करूंगी कि हमें जूलॉजी में कैसे तैयारी करनी है। क्या हमें सब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है? क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने से हमारा 2025 का पेपर क्रैक हो जाता या आगे आने वाला 2026 क्रैक हो जाता? बेटा ये डाउट केटर करना भी मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है ये चीज समझना, सो दैट बेटा आप वापस से उस मोड़ पे ना खड़े होएं और आप वापस से बेटा वो गलती ना करें। इस बार के पेपर में अगर आप बायोलॉजी सेक्शन को देखोगे, देखो हम लोग थ्रू आउट द सेशन जब मेडिकल के बच्चे तैयारी करते हैं ना, आप लोग बेटा ईमानदारी से बताना, हम बायोलॉजी को बहुत लाइटली लेते हैं। और लाइटली लेने का मेरा मतलब ये है कि मैम बायोलॉजी तो आती ही है, हो जाएगी। और यूजुअली जब आप पिछले कुछ सालों के पैटर्न को देखे होंगे तो हाँ मैम मोस्टली एमसीक्यूज होते थे, वो मार्क हो जाते थे। लेकिन इस बार बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2 क्वेश्चंस बेटा, जिस चीज को ना पिन पॉइंट करके कई बच्चे ना कि ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से आया था, ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा 95% पेपर की अगर आप बात करो तो यस उसमें एमसीक्यूज थे, लेकिन उसमें बेटा इन डेप्थ क्वेश्चंस भी थे। आप दिल से बेटा एक बार मुझे पेपर देख के, पेपर जिन्होंने दिया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो बच्चा बेटा इफेक्टिवली कर पाएगा, आगे भी कर पाएगा जिसने बायोलॉजी को बेटा, बायोलॉजी का कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा। आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको डायग्राम्स भी पढ़ने हैं, आपको समरी भी पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। और सिर्फ बेटा सुपरफिशियल नहीं, इन डेप्थ कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो इफेक्टिवली अटेम्प्ट करने के लिए आपको बायोलॉजी को भी टाइम देना पड़ेगा और इस माइंडसेट के साथ में चलना पड़ेगा। दैट किस माइंडसेट के साथ में चलना पड़ेगा कि मैम बायोलॉजी विल कैरी मी टू 600+ मार्क्स। और इस बार भी आप इस चीज को बेटा फील कर पाओगे। मैं जितने भी बच्चों से मिली जिन्होंने इस साल का पेपर दिया, बायोलॉजी में जिन भी बच्चों के 340+ मार्क्स आ रहे हैं उनका ओवरऑल स्कोर काफी डिसेंट रह रहा है। तो 340+ मार्क्स तो बेटा आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आप बायोलॉजी के लिए अपना माइंडसेट केवल ये नहीं रखोगे कि मैं वन शॉट से पढ़ लूंगा, मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, मैंने इतनी बार पढ़ी है। इस माइंडसेट से बेटा हमें नहीं चलना है, हमें इस माइंडसेट से चलना है कि हमें बायोलॉजी से रैंक इंप्रूव होगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी है ना बेटा तो बायोलॉजी आपको हेल्प करेगी। अगर बायो में आपके 340+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बायोलॉजी में भी नंबर कम आ रहे हैं तो ओवरऑल स्कोर बेटा इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको माइंडसेट बना के आना है कि बायोलॉजी में मैंने कैसा भी पेपर आए, बायोलॉजी का पेपर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना है। और मैं कैसे बेटा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाऊंगा? क्या मुझे एनसीईआरटी के बाहर का ही पढ़ना है? क्या एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना इस बार के पेपर से हमें पता चल रहा है? एनसीईआरटी आप बेटा, मैं आपको बोल रही हूं, आप ये फील भी कर पाओगे, ठीक है, आप आगे ये देखोगे भी कि जब आप एनसीईआरटी को 3 से 4 बार रीड करते हैं खुद से, आपको हर बार बेटा कोई ना कोई ऐसी लाइन मिलेगी जो आपको लग रहा होगा कि आपने पहले पढ़ी है, बट अब आपको लग रहा था कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट हर बार तुम्हें कुछ नया मिलेगा। आपको इतनी इफेक्टिवली एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और हम क्लास में बेटा, मैं पर्सनली खुद अपने क्लासेस में थ्योरी पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं। और उसका रीजन बेटा ये है कि आपको एनसीईआरटी का एक एक शब्द, और अब से बेटा हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट एनीवेयर, कहीं से भी क्वेश्चन, एवरीथिंग बेटा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है। 3 से 4 बार रीडिंग करनी है, इफेक्टिव रीडिंग करनी है। और बेटा कोई भी कंफ्यूजिंग फैक्ट अगर आपको दिख रहा है, कोई भी एक्सेप्शन अगर आपको एनसीईआरटी का दिख रहा है, तो आप उसको वहां पे हाईलाइट करेंगे। जितने भी डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, जितने भी डायग्राम्स बेटा आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी के केस में खास करके, उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दो। अगर कोई लेबल किया हुआ तो आपको पूछना है ये यहां पे क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पे क्या है, उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करो। और ये चीज बेटा मैं क्लास में भी फॉलो करने वाली हूं कि हम डायग्राम्स को आपको जब भी पढ़ाएंगे, फिर हम डायग्राम्स के बेटा सारी लेबलिंग उड़ा देंगे और हमें आपको फिल करना होगा वो। तो डायग्राम्स को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एनसीईआरटी को ही बेटा इफेक्टिवली, कंसेप्चुअली, इन डेप्थ पढ़ना है हमें। और जो मैं इस बार बेटा आपको जो नई चीज मैं करना चाहती हूं
और नई चीज का मतलब ये नहीं है बेटा बिकॉज नोबडी हैज सीन कि आगे का पेपर कैसा आएगा, आपको तैयारी रेलेवेंट करनी है। हम क्लास में जो तपस्या सीरीज करते थे, तपस्या सीरीज इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम हर क्लास के बाद करते थे ना बेटा, उसका लेवल इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, एंड व्हेन आई से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मींस कंसेप्चुअल, जिससे आपकी एनसीईआरटी की लाइंस जो हैं बेटा उससे कोई भी सवाल बने वो आपका क्लियर होता चले। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्लास में भी करेंगे और जो हर चैप्टर के बाद बेटा तपस्या सीरीज चलती है उसमें भी करेंगे। और मैंने क्या बोला बेटा, एनसीईआरटी को ही आपको इन डेप्थ पढ़ना है। 5, 7, 10% एक्स्ट्रा मैं क्लासेस में हमेशा पढ़ाती थी। जो मेरे पढ़े हुए सपोले हैं उनको पता होगा मैम अतिरिक्त ज्ञान लिखवाती हैं, हम अतिरिक्त ज्ञान लिखेंगे, बट बेटा अतिरिक्त ज्ञान शुड नॉट बी 95%। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, जो बच्चे जेन्युइनली डेविएट होने वाले हैं, मुझे पता है डेविएट होने वाले कि शायद सब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, आपको 95% जो एनसीईआरटी है ना बेटा उसको इफेक्टिवली पढ़ना है। और ये जो 5-7% एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको भी साथ लेते हुए चलना है। नोट्स आप बनाएंगे क्लास के अंदर, आपके बने हुए हैं, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी हम इस बार आपको पॉइंटर्स ऐड करवाएंगे वो आप नोट्स में या तो ऐड कीजिए, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्लास में लिखिए, क्योंकि लिखने से ना आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स में बनाओ जैसे हम बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाओ, और अतिरिक्त ज्ञान तो बेटा क्लास में लिखवाया जाता है, वो अतिरिक्त ज्ञान भी जरूर लिखो क्योंकि वो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। रिवीजन, नाउ रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्लास में बेटा एक समाप्ति एक्सप्रेस करके आपको क्विकली रिवाइज कराती हूँ, तो हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस करके मैं आपको सारी चीजें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है वो मैं खुद भी रिवाइज कराती हूँ। बट बेटा एक बात समझना, रिवीजन में आपको कराऊंगी, रिवीजन में आपको क्लास में पढ़ाते वक्त भी कराऊंगी, अगले दिन आके भी कराऊंगी, और लास्ट में भी हम रिवीजन करेंगे इन दी बैचेस जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट रिवीजन टीचर का नहीं होना चाहिए बेटा, रिवीजन आपका होना चाहिए। जब आप चीजों को बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे, तो ही वो आपको बेटा एग्जाम हॉल में चीजें रिकॉल करने में हेल्प करेगा। हम आपको भले ही बेटा 10 बार रिवाइज कराएं, बट अगर आप इफेक्टिवली उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं खुद से तो वो आपके बेनिफिट का नहीं है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिकॉल बेटा बहुत इजीली एग्जाम हॉल में होता है, और जब आपको रिकॉल इजीली होता है ना बेटा तो आप क्वेश्चंस जल्दी मार्क करते हो। और इस बार तो हमने देखा कि उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि पेपर लेंदी था। तो अगर चीजें जल्दी रिकॉल हो रही हैं तो जल्दी कम टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और कम टाइम में तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप मल्टीपल टाइम बेटा रिवाइज करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट लर्न एंड देन टेस्ट। मैं आपको ना एक चीज सजेस्ट कर रही हूं, मुझे नहीं पता ये कितने लोग ये चीज करते हैं। डोंट रश इनटू, मैंने लिखा हुआ है एमसीक्यू विदाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, वेट फॉर अ डे। मतलब कि बेटा आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर आप खुद भी फील करते होंगे सेम डे कॉन्सेप्ट पढ़ के ना अगर मैं एमसीक्यू मार्क करूं तो फटाफट से हो जाता है, अगले दिन करोगे तो भी फटाफट से हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेक जब लगता है ना, और जब सिलेबस कंप्लीट होता रहता है, जब थोड़ा ब्रेक लगता है ना, तब आप उसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे तो वो डिफरेंट होगा रैदर देन सेम डे। सेम डे आपको चीजें, बहुत सारे लोगों को सेम डे तो याद रहती हैं चीजें, बट ओवर टाइम जब आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो, फिर आपके वही एमसीक्यू गलत होने लगते हैं। इससे आप अपनी एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि कहां दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए बेटा वेट फॉर सम टाइम। ऑफ कोर्स हम क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो तो आप साथ के साथ करना ही करना, बट एटलीस्ट बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो पहले उसको अच्छी तरीके से, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट आधा अधूरा है और मैं पहले ही एमसीक्यू कर रही हूं, नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट थॉरोली पढ़ो, एक दिन का वेट करो एटलीस्ट, और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो भी किताबें हम आपको सजेस्ट करेंगे या आपके पास बेटा जो मॉड्यूल्स होंगे तब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। उससे आपको बेटर क्लैरिटी रहेगी कि आपको वो मेमोरी में स्टोर हुआ था कॉन्सेप्ट या नहीं। दिस इज अ पर्सनल सजेशन, ठीक है ना। स्टडी लाइक यू आर टीचिंग, ये बहुत इफेक्टिव होता है बेटा। मैं भी ये चीज करती थी स्टूडेंट लाइफ में, और मैंने आप लोगों को भी बहुत बार सजेस्ट किया है कि जब भी कोई चीज पढ़ते हो ना बेटा, या तो लिख लिख के पढ़ो, और या तो सामने मम्मी है या पापा है ना, उनको सुनाओ, बोलो जैसे टीचर क्लास में बोल रहे हैं ना बेटा वैसे बोलो। अगेन दिस इज बेटा एक्टिव लर्निंग, ठीक है ना। ये चीजें आप, ये सारे मेथड्स आपको बेटा चीजों को अच्छी तरीके से रिटेन करने में और मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा टाइम होता है तो आप मम्मी को या पापा को बिठा के, उनको शायद टॉपिक ना समझ में आए बट आपको समझ में आएगा कि आप कहां पे रुक रहे हैं, आपका कहां पे ब्रेक लग रहा है,
और फिर आप बेटा उसी चीज को वापस से खोल के देखो कि मेरे को ये चीजें भूल गई थी, वापस उस चीज को रिवाइज करो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू गाइज टू मेमोराइज एनी कॉन्सेप्ट. मेमोराइज करने में बेटा चीजों को हेल्प करेगा. ठीक है ना. अच्छा, ट्रैक योर एरर्स एंड पैटर्न्स इन द टेस्ट. सबसे पहले तो बेटा टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस बार हमने कोशिश ये की है कि आप लोगों को पता होगा बेटा बैच के अंदर हमने डीपीपी में भी कोशिश करेंगे कि आपके इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस रहे. टेस्ट में भी ये सेम चीज बेटा कोशिश करेंगे हम कि आपको किसी भी स्थिति में आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओ वैसे टेस्ट बनाएं. मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, हालांकि मैं तपस्या सीरीज में भी वो चीजें आपके लिए कवर करूंगी. और बेटा आपके पास एक रैंक बूस्टर टेस्ट भी होगा, है ना. अगेन बेटा टू प्रिपेयर यू फॉर एनीथिंग दैट इज कमिंग. एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों, एक चीज मेरी बात ध्यान से समझो इस चीज को. अगर आपको पता होता ना बेटा कि पेपर लेंदी आने वाला है, इन डेप्थ आने वाला है, या इतने मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो शायद कंपेरेटिवली आप बेटर अटेम्प्ट कर पाते. बिकॉज दिस टाइम द टेस्ट डिड नॉट जस्ट टेस्ट योर नॉलेज. दिस टाइम द टेस्ट चेक्ड योर पेशेंस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर एप्टीट्यूड, एवरीथिंग. नॉलेज के अलावा बेटा बाकी बहुत सारी चीजों को, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, आप पैनिक तो नहीं कर रहे, वो सारी चीजों को टेस्ट किया है. तो हमने कोशिश की है कि हम आपके टेस्ट भी ऐसे ही प्रिपेयर करें जो रेलेवेंट हो. ऐसा नहीं कि बेटा अलग ही कुछ पेपर बना दिया और आप नीट में जाके देख रहे हैं कि कुछ अलग हो रहा है. नहीं, रेलेवेंट, कि चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, एमसीक्यू हो तो भी कर पाओ, स्टेटमेंट हो तो भी कर पाओ, मैच द फॉलोइंग हो तो भी कर पाओ, डायग्राम हो तो भी कर पाओ. आपको हर चीज के लिए हम प्रिपेयर करेंगे. और टेस्ट देना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट दिए जितने ज्यादा टेस्ट दोगे बेटा उतनी ज्यादा इन डेप्थ आप एनालिसिस कर पाओगे आपके वीक पॉइंट्स को. और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है. खास करके देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्रिपेयर्ड होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं. दोनों के लिए ही बेटा टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है. और सिर्फ टेस्ट देना नहीं, उसकी एनालिसिस करना. मैंने एक चीज लिखी है, ट्रैक योर एरर्स एंड पैटर्न्स इन योर टेस्ट. मतलब कि आपको एक किताब बनानी है, एक नोटबुक बनानी है, जिस नोटबुक में आपको बेटा पूरा ट्रैक करना है. आप लिखना, टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो आप, मैं आपको बता रही हूं, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी बेटा. आपको देखना है कि आपने सिली मिस्टेक कितनी करी है. सिली मिस्टेक का मतलब कहीं गलत ओएमआर तो नहीं भर दिया है ना, कहीं गलत क्लिक तो नहीं कर दिया है, या आपने नोट था, आपने नोट पढ़ानी है, पढ़ने में तो गलती नहीं होगी है. कितने आपने सिली मिस्टेक किए, कितने आपके कंसेप्चुअल एरर हुए, और कितनी चीजें डेटा वाली थी या मेमोरी वाली थी जो आपकी गलत हुई. आप 2-3 टेस्ट में ही समझ जाएंगे कि आप सिली मिस्टेक ज्यादा करते हैं, कंसेप्चुअल एरर ज्यादा करते हैं, या मेमोरी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा गलत करते हैं. वंस यू गेट द डेटा, जैसे आपको ये इंफॉर्मेशन पता चलेगा ना बेटा, तो आप उस पर बेटर वर्क कर पाएंगे. अगर आपने ऐसे बेटा एक मिस्टेक नोटबुक बनाई ना, तो इसके बाद आपकी बेटर एनालिसिस होगी, भाई मेरे ना ये कंसेप्ट गलत हो रहे हैं. आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और उन चीजों को कंसेप्चुअली ज्यादा रिवाइज करेंगे. या आपकी सिली मिस्टेक हो रही है तो आपको पता चलेगा, अरे यार मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं रीड करती हूं, मुझे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है. या अगर आपका कोई डेटा आप भूल जा रहे हो तो आपको ये, अच्छा ठीक है यार, मैं ना सारे डेटा को एक ही जगह लिख के रखती हूं ताकि एग्जाम से पहले एक बार मैं देख के जाऊं. हालांकि ये सारी चीजें बेटा हम भी क्लास में आप लोग के लिए कर रहे होंगे, है ना, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. क्योंकि जब आपकी टेस्ट एनालिसिस स्ट्रांग होती है ना बेटा, तो आप देखना 100% आपको टेस्ट में 40-50 मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखेगा. आफ्टर एवरी टेस्ट जो भी प्रीवियस आपके मार्क्स आ रहे थे उससे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी ही दिखेगी, अगर आप जेन्युइनली इन चीजों को कर रहे हैं. ठीक है ना. और एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इस बार स्पीड का भी गेम था बेटा कि किसने कितनी स्पीड से पेपर को अटेम्प्ट किया, तो मैं आपको ये कहूंगी कि बीच बीच में आपको ये करना है, जरूर 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 करना है बेटा, कि आप ओएमआर रखिए अपने पास, और ना पेपर की हार्ड कॉपी निकाल के आप हार्ड कॉपी में भी अटेम्प्ट करके ओएमआर को फिल करके भी देखिए. थ्रू आउट द सेशन आपको ऑल्टरनेट ना भी हो पाए तो हर 21 दिन में ये ओएमआर वाली चीज को जरूर जरूर फॉलो करना बेटा. डायरेक्ट पेपर में जाके ओएमआर फिल करना और थ्रू आउट बेटा प्रैक्टिस में इस चीज को रखने से भी बहुत डिफरेंस पड़ेगा. ये भी समझ पाओगे कहीं मैं ओएमआर फिल करने में गलती तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे को ओएमआर फिल करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है. ठीक है ना. तो ये भी मेरा एक पर्सनल सजेशन है. और बाकी नो डाउट बेटा, पूरे बैच में हम जिस तरीके से पिछले साल भी पढ़ रहे थे बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक चीज को हम इन डेप्थ कंसेप्चुअली पढ़ेंगे.
जो भी चीजें बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त लिखवानी है वो भी लिखवाएंगे। और मैं आपको बस एक चीज समझाने का प्रयास कर रही हूं, और जेन्युइनली समझाने का इसलिए प्रयास कर रही हूं क्योंकि आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। अगर आप 340 भी लेके आते तो बेटा आप सिलेक्ट होते, आपके अच्छे स्कोर आते। और वो 340 कैसे आते? जब हम एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली हर क्लास रेगुलरली करते, वन शॉट पे डिपेंडेंट नहीं होते, बैच को बेटा बैच के जैसा देखते, बैच को प्रिपरेशन के लिए यूज करते, वन शॉट को प्रिपरेशन के लिए यूज ना करते। अगर आप डेली क्लास अटेंड करेंगे बेटा, अगर आप बिना बैकलॉग क्रिएट किए हर दिन क्लास में आएंगे, तो बेटा आई कैन अश्योर यू कि हम आपको हर चीज के लिए स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, कैसे आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कम समय में, उस सब चीजों की तैयारी करवाएंगे। हमेशा से बेटा हमने आपके बैच में बहुत मेहनत की है, मैंने हमेशा कोशिश की है अगर आप मुझे एक्स प्यार देते हो तो मैं आपको 2x बेटा उसके रिटर्न में पढ़ाने के फॉर्म में आपको रिटर्न करूं, थ्रू आउट द सेशन आपको मोटिवेटेड रखूं, आपको गाइड करती रहूं, कोई गलत चीज आपको ना सिखाऊं, गलत डायरेक्शन में आपको ना लेके जाऊं, आपको सही बातें समझाऊं। और आज भी मेरी वही कोशिश है, क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ भी पढ़ लेते हैं बेटा, कुछ भी के चक्कर में जेन्युइनली जो चीज आप बेटा अटेम्प्ट कर पाएंगे या अटेम्प्ट कर सकते थे या स्कोर कर पाएंगे वो भी मिस आउट होगी, और वो हमें नहीं करना है बेटा। इस बार तैयारी बेटा 2 गुने पॉजिटिविटी के साथ में होगी, 2 गुनी एनर्जी के साथ में होगी, और वही एनर्जी हम आपसे भी उम्मीद करते हैं। और आज तो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए, बट बैच के अंदर जब हम मिलेंगे तो इससे भी ज्यादा कुछ और चीजों की डिस्कशंस करेंगे बैच के अंदर, ठीक है ना। बट कोशिश करना इन चीजों को फॉलो करो, ठीक है ना। और मैं पर्सनली जो भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ क्लास में, चाहे वो तपस्या सीरीज हो या कैटलिस्ट सीरीज हो बेटा, वो हर तरीके से हर लेवल के क्वेश्चंस उसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है ना। बस आपका जो सपोर्ट है, और वो सपोर्ट बेटा कैसे होगा, वो सपोर्ट सिर्फ पढ़ाई करने से होगा, डेली क्लास आने से होगा, उतना ही सपोर्ट बस आपसे हमें एक्सपेक्टेड है और कुछ नहीं बेटा। जो चीज़ें आपको बोली गई है, एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स पढ़ना, टेस्ट देना, रिवीजन करना, एनालिसिस करना, ओएमआर भरना, बस उतना ही आपसे बेटा चाहिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड आई विल मीट यू सुपर सून इन द बैच बेटा। थैंक यू सो मच।